दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम का पांचवा वीडियो है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी। इसके पहले अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी, उसके बाद फिर बात करी थी 80 सी सी सी, 80 सी सी डी, 80 सी सी ई, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी। तो अगर आपने ये वाले वीडियोस नहीं देखे तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां पर सारे वीडियोस देख सकते हो। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अपना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी। तो अगर आपने 80 डी वाला वीडियो देखा होगा तो 80 डी हमारा जो होता है डिडक्शन वो होता है फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने लिए यानी कि सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। अपने लिए पे करो चाहे अपने स्पाउस के लिए आप पे करो चाहे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए पे करो, तो इनके लिए मिलता है प्लस एडिशनल आपको मिलता है यहाँ पर पेरेंट्स के लिए। तो ये बात होती है 80 डी में जो बात होती है वो होती है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया है तो उसका डिडक्शन आप क्लेम करते हो अंडर सेक्शन 80 डी। लेकिन जब बात करते हैं हम 80 डी की तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर में आपका एक्सपेंडिचर भी आता है और साथ में अगर आपने कोई सम डिपॉजिट किया है किसी स्कीम में तो वो भी यहाँ पर आता है। तो मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसएबिलिटी। जैसे हमने जब 80 डी में बात करी थी तो 80 डी में यहाँ पर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स ये लोग नॉर्मल थे, इनके पास कोई भी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब 80 डीडी में आप आते हो तो 80 डीडी में यहाँ पर अगर आपने किसी भी तरीके का खर्चा किया हुआ है, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आपने खर्चा किया है या फिर आपने कोई सम डिपॉजिट किया है फॉर अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसएबिलिटी, उसके किसी तरीके की डिसएबिलिटी थी, मान लो उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम थी, उसके ब्लाइंडनेस थी किसी तरीके की, तो अगर उसके किसी तरीके की भी डिसेबिलिटी थी और उसके लिए आपने मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर उसके लिए कोई सम अगर आपने डिपॉजिट किया है तो यहाँ पर आपको उसका डिडक्शन मिलता है, और ये डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80 डी। इसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन से असेसी को ये वाला डिडक्शन मिलेगा तो यहाँ पर इंडिविजुअल को मिलता है और साथ में एचयूएफ को मिलता है। अब एक चीज का ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि ये इंडिविजुअल और एचयूएफ यहाँ पर रेजिडेंट होने चाहिए। इसका मतलब है कि एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को ये वाला डिडक्शन 80 डीडी वाला नहीं मिलता। इसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन से पेमेंट्स या फिर कौन कौन से एक्सपेंडिचर डिपॉजिट आपके क्वालिफाई करेंगे इस पर्टिकुलर डिडक्शन के अंदर में, तो इसमें दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये होता है एक्सपेंडिचर का। अगर आपने किसी तरीके का एक्सपेंडिचर किया है मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिसेबल्ड डिपेंडेंट, मतलब आपने एक्सपेंडिचर यहाँ पर किया है जो भी डिसेबल्ड पर्सन था, ठीक है, जो आप पे डिपेंड करता था, उसका उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे आपने किसी तरीके का एक्सपेंडिचर किया है, हो सकता है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए किया हो, उसको किसी तरीके की ट्रेनिंग आपने दिलवाई हो, जैसे मान लो अगर उसको चलने में प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसको देखने में प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रेनिंग आपने करवा दी कि वो यहाँ पर कोई चीज सीख जाए, जैसे अगर मान लो ब्लाइंड है अगर वो, ठीक है, ब्रेल वो लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें किसी तरीके की अगर ट्रेनिंग आप करवा रहे हो उसकी, ठीक है, या फिर अगर आपने उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है या फिर अगर आप उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हो, रीस्टेब्लिश कर रहे हो, तो जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है उस एक्सपेंडिचर के लिए आप डिडक्शन क्लेम करोगे अंडर सेक्शन 80 डीडी। और कितना क्लेम करोगे उसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। दूसरा पॉइंट अगर आप देखो तो दूसरा पॉइंट हमारा है सम पेड और डिपॉजिटेड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने किसी तरीके का डिपॉजिट किया है एक स्कीम में, जो फ्रेम कौन कर रहा है, एलआईसी या फिर कोई और इंश्योरर, और ये स्कीम यहाँ पर अप्रूव हो रही है बाय द सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो पूरा एडमिनिस्टर करते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्सेस को, उस बोर्ड ने इसको अप्रूव किया इस स्कीम को। तो यहाँ पर दो तरीके की बात हम लोगों ने करी, एक तो एक्सपेंडिचर की, अगर आपने डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए किसी तरीके का एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर आपका रिलेट हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, ट्रेनिंग, नर्सिंग, रिहेबिलिटेशन पे। दूसरा आपने यहाँ पर सम डिपॉजिट किया है या पे किया है किसी तरीके की स्कीम में। अब ये जो स्कीम होगी ये एक तरीके की मान लो एन्युटी प्लान होता है, ठीक है, एन्युटी स्कीम होती है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो अगर ये स्कीम है हमारी, इंडिविजुअल हो गया और ये हो गया डिसेबल्ड डिपेंडेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल इस स्कीम में सम डिपॉजिट करता रहता है टाइम टू टाइम या फिर लमसम अमाउंट में। तो जो स्कीम में वो डिपॉजिट कर रहा है वो इसलिए डिपॉजिट कर रहा है कि इन केस फ्यूचर में अगर मान लो इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो यहाँ से इस डिसेबल्ड डिपेंडेंट को मंथली पेंशन या फिर कुछ पैसा यहाँ से मिलता रहे, ताकि उसका काम अपना चलता रहे, उसकी जिंदगी यहाँ पर चलती रहे। तो ये स्कीम क्या करती है, ये डिसेबल्ड डिपेंडेंट की हेल्प के लिए होती है। तो यहाँ पर दो तरीके की बात हम लोगों ने कर ली, एक तो एक्सपेंडिचर की, दूसरी हमने बात करी किसी तरीके का सम अगर आपने पे किया है या फिर डिपॉजिट किया है एक ऐसी स्कीम में विच इज फ्रेम्ड बाय एलआईसी और एनी अदर इंश्योरर एंड अप्रूव्ड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद एक बार ये समझ लेते हैं कि डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए हम लोगों ने ये बात कर ली कि अगर आपने डिसेबल्ड पर्सन के लिए अगर किसी तरीके का एक्सपेंडिचर किया है, किसी तरीके का सम डिपॉजिट किया है स्कीम में, तो आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर वो डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 डी। लेकिन यहाँ पर जो डिसेबल्ड पर्सन होता है उसके दो तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है। एक होती है डिसेबिलिटी, नॉर्मल डिसेबिलिटी, दूसरी होती है सीवियर डिसेबिलिटी।
और ये कैटेगराइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों में लिमिट यहाँ पर अलग अलग दी गई है। तो डिसेबिलिटी में देखिए ये सारी चीजें आती हैं, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, उसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई, मेंटल रिटार्डनेस हो गई, मेंटल इलनेस हो गई। तो ये सारी डिसेबिलिटी हो गई। अब ये डिसेबिलिटी की जो एक्सटेंट है, ये डिसेबिलिटीज का एक्सटेंट जो है वो अगर 40% तक है तो फिर यहाँ पर पर्सन को डिसेबिलिटी कैटेगरी में डाला जाएगा। अगर 40% से ज्यादा हो जाता है, 80% तक होता है, तो उसको डाला जाएगा सीवियर डिसेबिलिटी में। ठीक है, 40% वाला डिसेबिलिटी, 40% से ज्यादा 80% तक सीवियर डिसेबिलिटी। तो यहां पर आप ये समझ गए कि डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। आप देखिए कितने लिमिट तक आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। तो क्वांटम की अगर हम बात करें तो फॉर डिसेबिलिटी एंड फॉर सीवियर डिसेबिलिटी दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पर डिसेबिलिटी के लिए अमाउंट दिया गया 75,000 का और सीवियर डिसेबिलिटी के लिए दिया गया 1,25,000 का। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर जैसे अभी तक हम लोग बात करते आ रहे थे 80D में हमने बात करी थी कि अप टू 25,000, ठीक है, अप टू 25,000 आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो और ये 50,000 रुपए हो जाता है अगर वो सीनियर सिटीजन है। तो यहां पर लगा हुआ था अप टू मतलब 25,000 तक। लेकिन यहां पर आपको कहीं पर भी अप टू नहीं देखने को मिलेगा। अप टू ना लिखने का मतलब यहां पर यह है कि आपको ये पूरा का पूरा अमाउंट 75,000 डिसेबिलिटी के लिए मिलने वाला है और 1,25,000 यहाँ पर सीवियर डिसेबिलिटी के लिए मिलने वाला है। जैसे मान लो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किया 20,000 रुपए, ठीक है, डिसेबल डिपेंडेंट के लिए, उसके डिसेबिलिटी थी 40% तक उसकी डिसेबिलिटी थी। आपने मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा किया 20,000 रुपए और आपने यहाँ पर डिपॉजिट भी किया था कुछ, मान लेते हैं 10,000 रुपए। 10,000 रुपए आपने उसके लिए सम डिपॉजिट किया था। टोटल आपने कितना खर्चा किया? 30,000 रुपए का। तो 30,000 का खर्चा आपने किया है, लेकिन 30,000 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा 75,000 का। इन केस मान लो कि अगर आप टोटल 80,000 रुपीज स्पेंड कर देते हो और वो पर्सन डिसेबिलिटी वाला था, ठीक है, फॉर डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा था, तो भी आपको 75,000 मिलेगा, तब आपको 80,000 नहीं मिलेगा। मतलब एक एब्सोल्यूट अमाउंट का डिडक्शन यहाँ पर आपको मिलता है 75,000 और 1,25,000। 75,000 डिसेबिलिटी के लिए, 1,25,000 सीवियर डिसेबिलिटी के लिए, न इससे ज्यादा न इससे कम। इसके बाद कुछ कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है द स्कीम प्रोवाइड्स, जिस स्कीम की हमने बात किया था जिसमें वो इंडिविजुअल सम डिपॉजिट कर रहा था, उस स्कीम की बात यहाँ पर की जा रही है। The scheme provides for the payment of annuity or lump sum amount for the benefit of a disabled dependent after the death of individual or member of HUF in whose name the deposit has been made। मैंने आपसे अभी बोला ना कि यहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल इस स्कीम में पैसा डिपॉजिट करता है ताकि इन केस अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर डिसेबल डिपेंडेंट को मंथली पेंशन या फिर एक लमसम अमाउंट यहाँ पर डिसेबल डिपेंडेंट को मिल जाए, क्योंकि आपने इसी के नाम से इसी को नॉमिनेट करके यहाँ पर ये स्कीम आप चला रहे हो। तो इन केस अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो कल को इस डिसेबल डिपेंडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर झेलनी नहीं पड़ेगी। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम आपको प्रोवाइड करती है पेमेंट ऑफ एन्युटी और लमसम अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ इंडिविजुअल। और यहीं पर अगर उसकी बात करें हम एचयूएफ की, तो यहाँ पर मेंबर ऑफ फैमिली के नेम से ये स्कीम ओपन की जाती है। इसके बाद सेकंड कंडीशन यहाँ पर हमसे बोली द असेसी नॉमिनेट्स द डिसेबल्ड डिपेंडेंट और एनी अदर पर्सन और द ट्रस्ट टू रिसीव द पेमेंट ऑन बिहाफ फॉर और द बेनिफिट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। देखिए क्या इसका मतलब, जैसे स्कीम की हमने बात करी, अब यहाँ पर डिसेबल्ड डिपेंडेंट इस कंडीशन में नहीं है कि अगर उसके हाथ में पैसा दे दिया जाए तो वो उसका सही से यूज कर पाए। इंडिविजुअल यहाँ पर क्या करता है, अगर डिसेबल्ड डिपेंडेंट उस कंडीशन में है कि वो पैसा लेकर के उसको सही से इन्वेस्ट करके अपना काम चला सकता है, तो फिर तो वो इसी को नॉमिनेट कर देगा डिसेबल्ड डिपेंडेंट को। लेकिन इन केस अगर डिसेबल्ड डिपेंडेंट इस कंडीशन में नहीं है कि उसको पैसा अगर मिल जाए तो वो अपना काम चला पाए, तो इंडिविजुअल क्या करेगा, यहाँ पर नॉमिनेट कर देगा किसी और अदर पर्सन को, ठीक है, किसी और अदर पर्सन को या फिर किसी ट्रस्ट को, कि ताकि ये जो स्कीम है इससे पैसा ये लोग रिसीव करें और फिर ये इस डिसेबल्ड डिपेंडेंट को यहाँ पर उसका जो फाइनेंशियल हेल्प होती है वो यहाँ पर करते रहें। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमसे बोला है द असेसी क्लेमिंग द डिडक्शन शैल फर्निश अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल अथॉरिटी इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर विच डिडक्शन इज क्लेम। अब यहाँ पर जो हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसको कैसे पता चलेगा कि आप जिस पर्सन डिसेबल पर्सन के लिए आप ये क्लेम करना चाह रहे हो 75,000 का, वो एक्चुअल में डिसेबल्ड पर्सन है। तो सीधी सी बात है कि उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मेडिकल अथॉरिटी जो होती है वो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट इशू करके देती है उस डिसेबल डिपेंडेंट के लिए कि हाँ ये पर्सन को 40% और 80% डिसेबिलिटी है, इसका मतलब वो डिसेबिलिटी या फिर सीवियर डिसेबिलिटी वाले उसमें कंडीशन में फॉल कर रहा है। तो आपको जब आप अपना असेसमेंट ईयर का वो जो रिटर्न फाइल करोगे तो आपको उस रिटर्न के साथ में इस सर्टिफिकेट को भी फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा बात करता है कि अगर जैसे मान लो डिसेबिलिटी टेम्पररी है, ठीक है, टेम्पररी नेचर की, कि कुछ टाइम के बाद वो डिसेबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जानी है, तो सीधी सी बात है कि जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा
जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो सर्टिफिकेट भी कुछ टाइम के लिए होगा। तो यहाँ पर अगर मान लो ऐसी कंडीशन होती है कि जहां पर जो डिसेबिलिटी है उसका रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब टेम्पररी बेसिस की थी, अब यहाँ पर उसका टाइम खत्म हो गया, तो आपको रीअसेसमेंट करवाना पड़ेगा ताकि आप ये प्रूव कर सको कि वो पर्सन अभी भी डिसेबल्ड है या फिर नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेयर द कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी रिक्वायर्स रीअसेसमेंट ऑफ इट्स एक्सटेंट आफ्टर अ पीरियड स्टिपुलेटेड इन द सर्टिफिकेट, a new certificate shall be obtained from the medical authority in the prescribed form and a copy thereof should be furnished along with the return of income। तो यहाँ पर आपका अगर रीअसेसमेंट वाली कंडीशन होती है तो आपको एक नया सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू करवा के देना होगा। जैसे यहाँ पर होता है ना जाति प्रमाण पत्र हम लोग लगवाते हैं, उसमें कंपटीशन में जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो वहां पर भी जाति प्रमाण पत्र का भी एक वो होता है, टाइम लिमिट होती है, तो आपको एक एक टाइम लिमिट के बाद उसको दोबारा से नया सर्टिफिकेट वहां पर लगवाना पड़ता है। उसी की बात यहाँ पर भी की जा रही है कि आपको मेडिकल अथॉरिटी से नया सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा अगर रीअसेसमेंट की बात होती है। इसके बाद लास्ट बोले इफ असेसी फेल्स टू डू सो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन। तो अगर आप सर्टिफिकेट ही यहाँ पर नहीं दे पाते हो तो फिर वो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो आपको डिडक्शन क्यों देगी, तब यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि आपने डिसेबल्ड के लिए खर्चा किया है। इसके बाद यहाँ पर ये समझ लीजिए कि डिपेंडेंट के अंदर में कौन कौन आता है। तो इंडिविजुअल की हमने बात करी और एचयूएफ, क्योंकि दो लोगों को मिल रहा था, तो इंडिविजुअल के केस में यहाँ पर स्पाउस हो सकता है, ठीक है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, एंड ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम। समझिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिविजुअल था, ठीक है, ये हो गया उसका स्पाउस। अब इंडिविजुअल के स्पाउस को मिल रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल का जो स्पाउस है उसको मिल रहा है, यानी कि हस्बैंड अगर है तो वाइफ, वाइफ अगर है तो हस्बैंड। इसके बाद इनके जो चिल्ड्रन है उनको मिलेगा, इंडिविजुअल के जो पेरेंट्स हैं इनको मिलेगा, ठीक है, इन मतलब अगर इनमें से कोई डिसेबल्ड है पर ये पेरेंट्स हो गए, स्पाउस हो गए या फिर चिल्ड्रन हो गए। इसके बाद इंडिविजुअल के जो ब्रदर, ये ब्रदर या फिर सिस्टर है, इंडिविजुअल के जो ब्रदर या फिर सिस्टर है इनको मिलेगा, और साथ में इनके पेरेंट्स के या फिर जो स्पाउस के कोई ब्रदर या सिस्टर अगर है तो पेरेंट्स के ब्रदर या फिर सिस्टर, और साथ में जो स्पाउस है उनके ब्रदर या सिस्टर। तो यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है इंडिविजुअल के केस में स्पाउस हो गया, चिल्ड्रन हो गए, पेरेंट्स हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम। एनी ऑफ देम का मतलब है कि स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर और पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर। और एचयूएफ की अगर बात करें तो एचयूएफ में नॉर्मल होता है मेंबर ऑफ फैमिली, वो मेंबर ऑफ एचयूएफ। इसके बाद ये वाला पॉइंट देखें, डिपेंडेंट होली और मेनली ऑन सच इंडिविजुअल और एचयूएफ फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर ये होता है जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी कि डिसेबल्ड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होना चाहिए वो आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि अगर उसके डिसेबिलिटी है तो उसका अपना वो डिपेंडेंट आपके ऊपर नहीं है, अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर आपको उसका एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो आपके ऊपर पूरी तरीके से होली एंड मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, मतलब आपके बिना वो कुछ नहीं कर सकता एक तरीके से। एंड इसके बाद ये वाली कंडीशन देखिए, एंड हु हैज नॉट क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 यू इन कंप्यूटिंग हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर। जैसे मान लो कि ये इंडिविजुअल था और ये इंडिविजुअल का ब्रदर था, इस ब्रदर के किसी तरीके की डिसेबिलिटी थी। अब इसकी जो डिसेबिलिटी थी उसकी वजह से इसका जो इंडिविजुअल था, इसका जो इंडिविजुअल था जो इसके ऊपर खर्चा कर रहा था, उसने यहाँ पर डिडक्शन क्लेम करनी है अंडर सेक्शन 80 डी डी। तो ये 80 डी डी वाली डिडक्शन इस इंडिविजुअल को तभी मिलेगी अगर इसके भाई ने अपनी इनकम असेस करते टाइम पे 80 यू का डिडक्शन क्लेम नहीं किया होगा। 80 यू थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। 80 यू में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी होता है तो उसको यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। अगर डिसेबिलिटी है तो वही 75,000, सेम यही वाली लिमिट होती है। डिसेबिलिटी तो 75,000 और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 उसकी इनकम से। वहां पर खर्चे की बात नहीं होती, वहां पर इनकम की बात होती है कि जैसे मान लो अगर ब्रदर की इनकम होती है 2 लाख रुपए, ठीक है, अगर ब्रदर की इनकम होती है 2 लाख रुपए और ये पर्सन विद डिसेबिलिटी था, नॉर्मल डिसेबिलिटी थी, तो 75,000 अपनी इस इनकम से डायरेक्टली माइनस कर सकता है। तो ये जो बात है ये हमारी बोली जाती है अंडर सेक्शन 80 यू। तो 80 यू जो होता है वो यहाँ पर डिडक्शन देता है 75,000 की और 1,25,000 की पर्सन विद डिसेबिलिटी को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को। और 80 डीडी किसको देता है, इंडिविजुअल को देता है जिसके ऊपर एक डिसेबल्ड पर्सन डिपेंडेंट है। तो अगर मान लो ब्रदर ने क्लेम नहीं किया है 80 यू में, ठीक है, इन कंप्यूटिंग हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, तभी ये इंडिविजुअल यहाँ पर क्लेम कर सकता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडी। ऐसा नहीं होगा कि ब्रदर उधर भी क्लेम करे और इधर इंडिविजुअल भी अपना क्लेम करे।
इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला डिसेबल डिपेंडेंट डाइज बिफोर द डेथ ऑफ असेसी। जैसे हमने बात करी थी कि एक स्कीम में इंडिविजुअल क्या कर रहा था, पैसा डिपॉजिट कर रहा था, ताकि इन केस अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उस स्कीम से पैसा निकाल करके डिसेबल डिपेंडेंट को दिया जाए और उसकी हेल्प यहाँ पर हो। इन केस अगर मान लो डिसेबल डिपेंडेंट जिसके लिए पैसा डिपॉजिट किया जा रहा था, अगर उसी की डेथ हो जाती है, तब फिर क्या होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, the amount deposited shall be deemed to be the income of the assessee in the previous year in which the amount is so received। अब डिसेबल डिपेंडेंट अगर मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो जो स्कीम यहाँ पर बनाई गई थी उसका कोई पर्पस ही नहीं बचा। तो उसका क्या होगा, वो पूरी की पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी और जो भी पैसा अभी तक डिपॉजिट किया गया था वो पैसा यहाँ पर दे दिया जाएगा इंडिविजुअल को। अब जब इंडिविजुअल को ये पैसा मिलता है और जिस भी प्रीवियस ईयर में मिलेगा, उस प्रीवियस ईयर में वो इनकम उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि क्या हम लोगों ने अभी तक बात करी है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बोला, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर राहुल पेड बाय चेक ₹27,000 एज प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ ऑफ हिमसेल्फ एंड वाइफ। अब देखिए यहाँ पर बात करी जा रही है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एक पर्सन ले सकता है अपने ऊपर, यानी कि सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और साथ में पेरेंट्स का अगर लेते हो तो वो एडिशनल आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट होती है सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, वो यहाँ पर होती है अप टू ₹25,000। और इनमें से अगर कोई सीनियर सिटीजन होता है, जैसे मान लो अगर सेल्फ, जो आप खुद हो, आप ही सीनियर सिटीजन हो, या फिर आपका स्पाउस अगर सीनियर सिटीजन है, या इन केस बहुत इलॉजिकल होगा लेकिन फिर भी अगर मान लो डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी वहां पर सीनियर सिटीजन होते हैं, तो यहाँ पर आपकी लिमिट हो जाती है ₹50,000 की, ठीक है, अप टू 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर राहुल की अगर हम बात करें तो राहुल ने ₹27,000 प्रीमियम पे किया है, और लिमिट यहाँ पर क्या होती है, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए दोनों का मिलाकर के उसने प्रीमियम जो दिया है वो ₹27,000 दिया है। तो लिमिट यहाँ पर अगर आप देखो तो लिमिट यहाँ पर होती है 25,000 की। इसका मतलब राहुल को जो डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, वो कितनी होगी, वो होगी सिर्फ और सिर्फ ₹25,000। इन केस अगर मान लो वो 24,000 खर्चा करता तो उसको 24,000 मिलता, अगर वो 27,000 कर रहा तो उसको 25,000 मिलेगा, क्योंकि 25,000 एक सीलिंग लिमिट यहाँ पर होती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है द अनमैरिड डिसेबल्ड सिस्टर, अनमैरिड डिसेबल्ड सिस्टर। अनमैरिड देखिए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर वो मैरिड हो जाती है तो उसका हस्बैंड जो है वो फिर यहाँ पर वो इंडिविजुअल बन जाएगा, क्योंकि वो फिर उसके ऊपर डिपेंड होगी, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं होगी। अनमैरिड डिसेबल्ड सिस्टर ऑफ राहुल इज डिपेंडेंट होली ऑन हिम, ही स्पेंट ₹19,000 ऑन अ ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कंप्यूट द डिडक्शन अमाउंट फॉर राहुल। तो राहुल का डिडक्शन अमाउंट हमको बोला गया, एक डिडक्शन अमाउंट तो हमने कैलकुलेट कर दिया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, दूसरा यहाँ पर मिलेगा इसको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। अब ये आप बताओ कितना होगा। यहाँ पर अनमैरिड डिसेबल्ड सिस्टर है जिसके लिए ₹19,000 खर्चा किया गया है, और यहाँ पर ये नॉर्मल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में फॉल करेगी, अगर सीवियर डिसेबिलिटी होता तो हमको मेंशन कर दिया जाता। तो यहाँ पर कितना होगा लिमिट, यहाँ पर 19,000 खर्चा किया गया है, लेकिन इसको यहाँ पर ₹75,000 पूरे के पूरे डिडक्शन मिलेगी। तो ये हो गया 75,000 और ये हो गया 25,000, टोटल इसको मिलेगा ₹1,00,000 का डिडक्शन। तो ₹1,00,000 का डिडक्शन पूरा इसको मिलेगा, जितनी भी इसकी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से अपना ₹1,00,000 माइनस करके कर सकता है अपनी इनकम को, टैक्सेबल इनकम अपनी निकाल सकता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको एक एक करके और भी वीडियोस मिलने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।